अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। असद उमर वज़ारत ख़जाना से हटाए जाने के बाद आज पहली बार कौमी असम्बली में आए। अपने हटाए जाने पर तो बात की, मगर साथ ही इनडायरेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की नई मुआशी टीम पर तनकीद की। यानी अपने हटाए जाने का गिला नहीं किया, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान के नए मुआशी टीम के फैसले पर तनकीद करते नजर आए, वो भी बिलावल भुट्टो की तकरीर को बुनियाद बनाकर आए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब देने थे, बिलावल की तनकीद का जवाब भी दिया, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर को बुनियाद बनाकर वो जवाब भी दिए जो सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी गुज़िश्ता तकरीर में उठाए भी नहीं थे। सहारा बिलावल का लिया, मगर निशाना कहीं और लगाया, क्योंकि उन्होंने बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर का हवाला दिया और जवाब दिया। मुआशी तरक्की कम होने, टैक्स वसूली में कमी होने, कर्जों में इजाफे समेत बहुत से एतराज़ात का जवाब दिया। सहारा लिया बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर का। हमने बिलावल भुट्टो जरदारी की परसों की तकरीर दोबारा सुनी। उन्होंने महंगाई की तो बात की, मगर दीगर मुआशी मामलात पर कोई बात नहीं की। मगर असद उमर ने पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर के मुआशी मामलात का एक एक करके जवाब दिया। अब उस वक्त वजीर खजाना थे हफीज शेख, जिनको लाया गया है असद उमर की जगह। तो जो तनकीद या सवाल बिलावल ने उठाया नहीं, वो जवाब भी दिया असद उमर ने। तो हदफ आखिर कौन था? नून लीग के दौर की बात नहीं की, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत पर ही वो मुसलसल बात करते रहे। और अब जो दो लोग, शौकत तरीन और हफीज शेख, उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना थे, वो इमरान खान की मुआशी टीम में है। डॉक्टर हफीज शेख को असद उमर की जगह मुशीर खजाना बनाया गया है। शौकत तरीन इकनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड के रुकन है। तो असद उमर तनकीद पीपल्स पार्टी पे कर रहे थे, जवाब बिलावल भुट्टो को दे रहे थे, या फिर वजीर आजम इमरान खान की नई मुआशी टीम पर तनकीद कर रहे थे, उनके फैसले पर तनकीद कर रहे थे। असद उमर ने आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर तनकीद करते हुए क्या क्या कहा, ये जरा देखिए। ये 5 साला दौर जो कि पीपल्स पार्टी का था, ये सवाल उठाया नहीं था बिलावल ने कि जो तरक्की की शरह है वो घट गई है, ये बात नहीं की थी। साथ ही महंगाई के हवाले से क्या कहा, ये जरा देखिए। अपने बतौर वजीर ख़जाना 8 माह में महंगाई का अहवाल बता रहे थे। और फिर पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज़ शेख और शौकत तरीन वजीर ख़जाना थे, 3 साल हफीज़ शेख थे। तो उस वक्त बता रहे थे कि कितनी महंगाई थी, और ज़ाहिर महंगाई का जिक्र तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया भी था। पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर का मजीद हवाला देते हुए क्या कहा, देखिए। अपने दौर का बताया और फिर बताया पीपल्स पार्टी के दौर का, जब हफीज़ शेख साहब थे, कि कहाँ बजट खसारा होता था, जिन्हें अब असद उमर की जगह इमरान खान साहब ने वज़ीर ख़जाना लगाया है, मुशीर ख़जाना लगाया है। टैक्स टारगेट का जिक्र भी नहीं किया था बिलावल ने अपनी गुज़िश्ता तकरीर में, FBR के टारगेट का, मगर उसका भी जिक्र किया आज असद उमर साहब ने। और पीपल्स पार्टी को बताया कि आपके 5 साल में क्या मामला था। जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, ख़ास तौर से नून लीग के दौर में जितने कर्जे लिए गए, उस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने परसों की तकरीर में कर्ज का जिक्र नहीं किया, मगर असद उमर साहब ने आज ख़ास तौर से कर्जे याद दिलाए कि कितने कर्जे लिए थे। मेरे 8 माह पे तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी ने 5 साल में क्या किया, जिस वक्त जिसमें से 4.5 साल शौकत तरीन और हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना थे। असद उमर ने बार बार पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर को तनकीद का निशाना बनाया। उन सवालों के जवाब भी दिए जो बिलावल ने अपनी पिछली तकरीर में उठाए तक नहीं थे। नून लीग की मुआशी पॉलिसीज़ पे बात नहीं की। सहारा बिलावल का लिया, जवाब किसी और को दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 5 साला दौर में 4.5 साल तक तो शौकत तरीन और डॉक्टर हफीज़ शेख वज़ीर ख़जाना रहे। इस दौर में वज़राए ख़जाना आए तो 4, मगर ज़्यादा वक्त शौकत तरीन और हफीज़ शेख ही वज़ीर ख़जाना रहे। इसहाक़ डार 2 माह भी वज़ीर ख़जाना नहीं रहे, उनकी जमात इत्तिहाद से अलग हुई तो वो वज़ीर ख़जाना नहीं रहे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर आए, मगर वो भी मई से अक्टूबर 2008 तक रहे। और उनके बाद वज़ारत ख़जाना 7 अक्टूबर 2008 से फरवरी 2010 तक शौकत तरीन के पास रही। और शौकत तरीन को हटाया नहीं गया, उन्होंने खुद रिज़ाइन किया, अपना बैंक कायम कर लिया, खुद वज़ारत से अलग हो गए। इसके बाद मार्च 2010 में वज़ारत ख़जाना का कलमदान हफीज़ शेख के पास आया और वो 3 साल तक वज़ीर ख़जाना रहे, यानी 4.5 साल तक इन दोनों ने वज़ारत ख़जाना चलाई। बिलावल पिछली तकरीर में भी कह रहे थे कि आप हमसे कहते हैं हमने कर्ज लिए, हमसे कहते हैं कि हमारी मुआशी पॉलिसीज़ ठीक नहीं थी, हमारी टीम तो अब आपके पास है, उनसे पूछ लें, उन वज़ारत ख़जाना से पूछ लें। अब ये दोनों अफराद वज़ीर आज़म इमरान खान की नई मुआशी टीम का हिस्सा हैं। तो पीपल्स पार्टी दौर पर तनकीद करके असद उमर ने तनकीद वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतखाब पर की है, क्योंकि असद उमर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़जाना का कलमदान डॉक्टर हफीज़ शेख को दिया है और शौकत तरीन 5 रुकनी एडवाइजरी बोर्ड के रुकन हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो के एक और एतराज़ का भी जवाब दिया, मगर
नया एतराज़ उठा दिया। असद उमर ने आज कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने बिलावल को कभी गद्दार नहीं कहा, बस उन्होंने खदशे का इजहार किया था कि ये इल्ज़ाम इस्तेमाल होगा, और ऐसा ही हुआ। भारतीय मीडिया ने इस बयान को उठाया, इसलिए वो बिलावल के बयान को दुरुस्त नहीं समझते क्योंकि भारतीय मीडिया ने उसे उठाया। असद उमर कह रहे हैं कि उन्होंने बिलावल को गद्दार नहीं कहा, ना ही वो समझते हैं कि वो मुल्क के खिलाफ हैं। अब ये बात भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बिलावल अंग्रेज़ी बोलकर गैर मुल्की आकाओं को खुश कर रहे हैं। तो गैर मुल्की आकाओं को मुल्क के खिलाफ बात करके कौन खुश करेगा? क्या कह रहे थे असद उमर साहब? गैर मुल्की आकाओं को खुश करने का क्या मतलब है? क्या ये किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं है? साथ ही वो कह रहे हैं कि मुझे तो खदशा ये था कि भारतीय मीडिया इस बात को उठाएगा, इसलिए बात की इस खदशे को दुरुस्त मान लिया जाए कि बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली की तकरीर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी क्योंकि भारतीय मीडिया उसे इस्तेमाल करेगा। ये असद उमर का खदशा था। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ईरान में दिए गए बयान का भी भारतीय मीडिया में जिक्र हो रहा है, और उसे पाकिस्तान के खिलाफ क्या ये समझा जाए कि इस्तेमाल किया जा रहा है? अब असद उमर क्या कहेंगे? मसला ये नहीं है कि मीडिया क्या कहेगा, भारतीय मीडिया क्या कहेगा, सच तो सच ही रहेगा। इमरान खान बोलें तो अच्छा है, बिलावल भुट्टो जरदारी बोलें तो भी अच्छा है। इससे किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं उठता, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया क्या कहेगी, भारतीय मीडिया क्या कहेगा। सच तब्दील नहीं हो जाता, सच सच रहता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता कि दूसरे मुल्क का मीडिया क्या कहेगा। भारत में भी जब बालाकोट हमले पर सवालात उठाए गए, भारतीय मीडिया के एक हिस्से ने सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा था कि भारतीय ओपोजिशन के बयानात पाकिस्तानी मीडिया उछाल रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में और भारतीय ओपोजिशन के बयानात का जिक्र हो रहा है, इसलिए ये भारत के खिलाफ हैं। जब वहाँ सच बोला गया तो नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के हवाले से यही बात की थी। फिर असद उमर साहब यही बात कह रहे थे। इमरान खान साहब के बयानात पर भी बात हो रही है, मगर इससे हुब्बुल वतनी के खिलाफ कोई बात नहीं हो जाती। साथ ही बहरहाल अहम बात यह है कि एक नई मुआशी टीम आई है। असद उमर साहब आज तकरीर कर रहे थे। ये मुआशी टीम वही है जो पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे। मार्केट्स अभी तक मस्बत अंदाज में उस तरह रिएक्ट नहीं कर रही हैं। कल मंदी थी, आज मार्केट स्टेबल रही। क्या वजह है? मोहम्मद सुहेल साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया। तो सर, ज़ाहिर है पहले आप कहते थे गैर यकीनी की सूरत हाल है, फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, उनके बयानात के हवाले से बात होती थी। अब हफीज़ शेख साहब हैं, उनका विजन क्या है सबको पता है। IMF का प्रोग्राम आएगा, कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, क्या उनकी फ़िलॉसफी है मुआशी, सब चीज़ें आपको पता हैं। तो क्या गैर यकीनी की सूरत हाल फिर भी ख़त्म नहीं हुई है मार्केट से? कुछ हद तक गैर यकीनी की फ़िज़ा बिल्कुल कम हुई है, जिस तरह आपने बताया शाहज़ेब, क्योंकि पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि हम IMF में कब जाएंगे और कैसे जाएंगे, मगर अब लग रहा है कि शायद चले जाएं। मगर अब एक दूसरे ख़दशात जन्म ले रहे हैं। वो ख़दशात हैं कि कितना सख्त ये प्रोग्राम होगा, क्योंकि पिछले साल 2 साल से जब से मईशत ख़राब हो रही है तो फ़िस्कल इश्यूज़ ख़ास तौर पे और मॉनेटरी इश्यूज़ इतने गंभीर हो गए हैं कि बातचीत ये हो रही है कि शायद आने वाला बजट IMF के कहने पर बहुत ज़्यादा सख्त बनाया जाएगा, उसमें टैक्सेस बहुत लगाए जाएंगे, उसमें मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, फ़िस्कल टाइटनिंग होगी। तो आपका कहना बिल्कुल बजा है कि IMF वाला जो अनसर्टेनिटी थी वो तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रही है, मगर अब एक और जो इशू जन्म ले रहा है वो ये ले रहा है कि जो इक़दामात होंगे उससे इंडस्ट्री को, उससे एक आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टर्स हैं और बिजनेसमैन हैं उनके दिमाग में अब ये नई चीज़ सवार हो चुकी। तो मौजूदा वज़ीर ख़जाना, मुशीर ख़जाना अब क्या कर सकते हैं? कोई बयान हो, कोई ऐसा इक़दाम हो जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्या किया जा सकता है? देखिए, IMF का जो वफ़द आने वाला है अगले हफ्ते, अगर IMF की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए कि हम एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, तो ये काफ़ी हद तक IMF में जाने की गैर यकीनी को कम करेगा, क्योंकि अब तक जो भी स्टेटमेंट आए हैं कि हम IMF में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हम अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, ये सारे यकतरफा थे। IMF ने ये ज़रूर कहा है कि डिस्कशंस हो रही हैं, मगर IMF ने ये कभी भी नहीं कहा है कि पाकिस्तान हमारे मुतालबात मान चुका है या हम पाकिस्तान से एग्रीमेंट के करीब हैं। दूसरी जानिब एक और भी चीज़ अगर क्लैरिफाई हो जाए, जो स्टाफ लेवल IMF का डेलीगेशन आ रहा है कि साइज़ क्या होगी, क्योंकि 6 बिलियन या 8 बिलियन की जो साइज़ है वो मेरे ख़्याल में बहुत ही कम है, जो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप है आने वाले सालों में। तो अगर एक बड़ी साइज़ का और एक ये तय हो जाए कि IMF का स्टाफ जो है वो मुतमईन है, तो
तो ये कॉन्फिडेंस को कुछ रिस्टोर ज़रूर करेगा। इसके बाद जो मेरे ख्याल में जो दूसरा मरहला होगा वो ये होगा कि जो IMF का बोर्ड है वो कब उसको अप्रूव करता है और पेमेंट जो है पाकिस्तान को वो कब मिलती है। शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल साहब इस हवाले से बात कर रहे थे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की खबरें आती रहती हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के हवाले से बयान पब्लिकली दिया। इमरान खान ने फिर पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयान देने से मना किया, अंदर के मामलात पर बात करने से मना किया, मगर फिर इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं। चौधरी सरवर लेकर आए। क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक में। इतनी भी मेहनत कर सकता था, दिन रात मेहनत की और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये नामुमकिन है। अगरचे मैं आपको ये बात हैवी हार्ट कहता हूँ कि अगर कुछ और फैसले भी मेरी मर्ज़ी से हो जाते तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ और मेरा ईमान है, मैं पैशनेटली बिलीव करता हूँ कि पंजाब में भी हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली। लेकिन चूँकि एक जमहूरियत है, जमहूरियत में कंसेंसस होते हैं, जमहूरियत में सब की बात को सुनना पड़ता है, जमहूरियत में एक को इख्तियारात जो है नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी। पंजाब में मसला उस्मान बुज़दार साहब का चल रहा था, अचानक चौधरी सरवर साहब मसला लेकर आ गए हैं। ख्याल किए जाते थे जहांगीर तरीन के कैंप में है, अब कह रहे हैं मेरी चलती तो पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी लेते, चली तो जहांगीर तरीन की, जिसके कैंप में चौधरी सरवर थे। तो फिर ये हुआ क्या? एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में मंसूर अली खान से बात करते हुए जहांगीर तरीन के लिए क्या कहा, ये जरा देखिए। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, एक के बाद एक मसला खड़ा हो जाता है, ये क्या हो रहा है? ज़ाहिर बात है ये सूरत हाल तकरीबन तमाम पार्टियों में है और ख़ास तौर पे 3 बड़ी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त उनमें काफ़ी अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इसलिए सामने नहीं आते कि ये पार्टियां जो हैं ये मरकज़ में हुकूमत नहीं कर रही। और पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर जो हैं वो भी इसी किस्म के हालात का शिकार हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। लेकिन चौधरी सरवर साहब बोल पड़ते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब बोल पड़ते हैं। इसी तरह के मामलात मुस्लिम लीग नून में भी हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब भी जो है वो उन पर कोई एतराज़ करता है तो वो उसका जवाब दे देते हैं। तो असल में शाहजेब साहब इसकी वजह ये है कि ये जो हमारी 3 बड़ी पार्टियाँ हैं ना, इनके अंदर इख्तलाफ राय की आज़ादी तो है, एक दूसरे के साथ खुल के इख्तलाफ करते हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। इन पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अच्छी तरह पता है कि इन्होंने नॉमिनेशंस की हुई हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला है कि हमने जनाब इलेक्शन करवाया, और वो इलेक्शन कमीशन इनकी बात मान के इनको सर्टिफिकेट जारी कर देता है। तो ये जो PTI के अंदर ये जो आपको लड़ाई नज़र आ रही है, ये उनका जो आखिरी इलेक्शन कराने की कोशिश हुई थी वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई थी और वो इलेक्शन हो नहीं सका। इमरान खान साहब ने नॉमिनेशंस कर दी, जहांगीर तरीन साहब को और उनके ग्रुप को अहम ओहदे मिल गए, उसकी वजह से ये सारे हालात ख़राब हुए हैं। और फिर उसमें जो सोने पे सुहागा हुआ वो उस्मान बुज़दार साहब की वजह से हो गया। इमरान खान साहब जो हैं, यही जो अंदर की लड़ाइयाँ थी इनको ख़त्म करने के लिए, इनसे बचने के लिए उस्मान बुज़दार साहब को लेके आए थे। लेकिन अब उस्मान बुज़दार साहब से पंजाब में हुकूमत चल नहीं रही है, उसकी वजह से कभी गवर्नर साहब बोलते हैं, बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं पिछले दिनों उन्होंने इमरान खान साहब के सामने अपने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और इमरान खान साहब अगर पंजाब में पार्टी के अंदर और हुकूमत के अंदर जो इख्तलाफात हैं अगर वो उनको नहीं संभाल सकेंगे तो फिर उनके हाथ से बहुत कुछ चला जाए। इमरान खान साहब ने खास तौर से मना किया था जब शाह महमूद कुरैशी ने तरीन साहब के हवाले से बयान दिया कि कोई अब बाहर जाके बात नहीं करेगा, पार्टी के इख्तलाफात की बाहर बात नहीं होगी। फिर भी चौधरी सरवर ने अब ये मामलात की बात की है। क्या ऐसी मजबूरी, क्या ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि उन्हें ये बात करनी पड़ी? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर साहब जो हैं वो बड़े एक तजर्बाकार और बड़े मोहतात और बड़े जहांदीदा आदमी हैं। लेकिन जब उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं, जब सहाफ़ी जो हैं उनसे सवाल करते हैं तो उसका जवाब तो उन्होंने देना है ना। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की जो हदायत हैं इसकी खिलाफ वर्जी सिर्फ चौधरी सरवर ने तो नहीं की ना। आप देखें कि असद उमर साहब के ख़िलाफ़ जो एक सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई थी, वो कंपेन वो लोग कर रहे थे जो कि जहांगीर तरीन साहब का सोशल मीडिया सेल हैंडल करते हैं। और ये बात जो है ये मुझे तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर जो रहनुमा हैं जो कि इस वक्त कैबिनेट में शामिल हैं उन्होंने मुझे बताई है
कि तहरीक इंसाफ का एक अपना एक ऑफिशियल सोशल मीडिया सेल है, फिर जहांगीर तरीन साहब का एक अपना सोशल मीडिया सेल है। तो वो सोशल मीडिया सेल असद उमर साहब के खिलाफ कैंपेन चला रहा था, इसलिए जहांगीर तरीन साहब को भी वजाहत करनी पड़ी और उन्होंने वो साहब जो कर रहे थे तो उनसे ऐलान लातलगी किया। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से जो सीनियर रहनुमा हैं उनको ये शिकायत है कि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने जो सोशल मीडिया सेल वॉरियर्स को हायर किया हुआ है, तो वो जो हायर्ड लोग हैं वो न सिर्फ ये कि अपोजिशन के खिलाफ किरदार कशी की कैंपेन चलाते हैं, बल्कि वो जाली ट्विटर अकाउंट से जो तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो जहांगीर तरीन साहब के मुखालिफ हैं और कुछ सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ भी वो कैंपेन्स चलाते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो इस तरह के जो मामलात हैं उनको ठीक किया जाए, लेकिन जब तक वो अपनी पार्टी के अंदर एक जेन्युइन किस्म का इलेक्शन नहीं करवाते ये मामला ठीक नहीं होंगे। किसी भी पार्टी के अंदर जब तक जेन्युइन इलेक्शन नहीं होगा और जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने बंद नहीं करेगा, तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कल्चर है ये खत्म नहीं होगा। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब इक़्तिदार में आती हैं तो क्योंकि उनकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, उनकी पार्टी के अंदर इलेक्टेड लोग नहीं होते, सिलेक्टेड लोग होते हैं, तो वो जो सिलेक्टेड लोग हैं वो फिर आपस में इसी तरह लड़ते हैं जिस तरह के जहांगीर तरीन ग्रुप और शाहबुद कुरैशी ग्रुप लड़ रहा है आपस में। शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जस्टिस साकिब निसार जब से रिटायर हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके फैसले भी कलअदम हो रहे हैं, साथ ही जो उनका तर्ज अमल था वो भी बदल गया है। अदलिया का माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। मोबाइल टैक्स के हवाले से आज एक बहुत अहम फैसला आया, बात करेंगे। साकिब चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को रिटायर हुए 3 माह से जायद का अरसा हो गया, मगर साबिक चीफ जस्टिस ने अपने दौर में जो मशहूर फैसले किए उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट खुद मनसूख कर रही है। पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के एक और फैसले को आज मनसूख कर दिया है और वो फैसला है मोबाइल फोन कार्ड्स पर टैक्स की मुअत्तली का, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दोबारा से बहाल कर दिया है। मई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस ने मोबाइल फोन पर टैक्स से मुतालिक आज खुद नोटिस लिया था और 11 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर टैक्स वसूली को ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया था और टैक्सेस को मुअत्तल करने के अहकामात पर अमल करने के लिए अदालत ने सर्विस प्रोवाइडर्स और एफबीआर को 2 दिन की मोहलत दी थी। इस दौरान साबिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा था कि आजकल तो रेहड़ी वाला भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है, वो टैक्स नेट में कैसे आ गया। साबिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि टैक्स दहिंदा और ना दहिंदा के दरमियान फर्क वाजे ना करना इम्तियाजी सलूक है और आइन के तहत इम्तियाजी पॉलिसी को कलअदम करार दिया जा सकता है। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए थे कि यह गैर कानूनी है कि 100 रुपए के कार्ड पर 64 रुपए मिलते हो, जिसके बाद मोबाइल कार्ड्स पर टैक्स वसूली को मुअत्तल कर दिया गया था। मगर आज दरख्वास्त गुजारों की नजरसानी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर मुअत्तल किए गए तमाम टैक्स बहाल कर दिए और साबिक चीफ जस्टिस के फैसले को एक तरह से मनसूख करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता साल पंजाब हुकूमत को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, रवा साल 23 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। फैसला हमारे हक में आने पर हम इस नुकसान का अजाला चाहेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये रिकवरी तो आपने हमसे करनी है, अगर दावा करेंगे तो हमारे खिलाफ करेंगे। टैक्स कटौती करने से तो अदालत ने रोका था, कंपनीज को तो कुछ नहीं मिला। बुकला की दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला महफूज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए तमाम टैक्सेस दोबारा बहाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुनाया कि पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स मामलात पर मुदाखलत किए बगैर मुकदमे को निपटाते हैं। जिस पर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वकील ने चीफ जस्टिस से पूछा कि अब हम रिकवरी किससे करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि यह मामला हमारे सामने नहीं है, रिकवरी का मामला हम नहीं देखेंगे। यानी अब मोबाइल फोन कार्ड्स पर दोबारा वही टैक्स लागू होगा। कंपनीज कह रही थी, हुकूमतें कह रही हैं कि इतने अरसे में जो नुकसान हो गया वो कौन देगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले पहले हुआ करते थे। गुज़िश्ता साल जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार टैक्स वसूली पर पाबंदी लगाई थी तो उस वक्त उसे कुछ पजीराई भी मिली, कुछ हलकों की जानिब से तनकीद भी हुई। कहा गया कि एक पॉपुलर फैसला है, दुनिया भर में सर्विसेज टैक्स होते हैं, इस फैसले से पाकिस्तान में टैक्स वसूली जो पहले ही बहुत कम है और मुतासिर हो जाएगी। एदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2018 में तक पाकिस्तान में मोबाइल फोन कार्ड से टैक्स वसूली 147 अरब रुपए थी, मगर मौजूदा टैक्स वसूली 90 अरब रुपए है। यानी बहुत बड़ा नुकसान हुकूमत को हो गया। ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से किए गए पहले खुद नोटिस का फैसला नहीं है जिसे मनसूख किया गया है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। गुज़िश्ता साल 24 मार्च को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में होने वाली माली बेज़ाब्तगियों और उसके डॉक्टर्स की ज़ायद तनख्वाहों के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया था और अबूरी अहकाम दिए थे, जिसे गुज़िश्ता माह 27 फरवरी को
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 3 रुकनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया। यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद उनके फैसलों को एक एक करके खुद सुप्रीम कोर्ट मनसूख कर रही है। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट के माहौल में भी तब्दीली आ रही है। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में मुख्तलिफ केसेस में जुर्माने की रकम को डैम फंड में जमा करने की रिवायत बन रही थी। अदालती जुर्माने और सजा में फर्क खत्म हो गया था, मगर मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में ऐसा नहीं हो रहा। साथ ही मौजूदा चीफ जस्टिस हाफिज सईद खोसा खुद नोटिस के हवाले से बहुत मोहतात हैं। वो अस्पतालों के दौरे भी नहीं करते, मीडिया के कैमरे साथ नहीं ले जाते, तकारीर नहीं कर रहे होते, अरकान असेंबली के साथ मिलकर किसी खास जगह का हंगामी दौरा भी नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने केसेस पर, अदालती केसेस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने मुल्क भर के तमाम इस्लाम तेज़ तरीन ट्रायल के लिए मॉडल अदालतें कायम की हैं और कुछ ही अरसे में 19 लाख से पेंडेंसी 17 लाख हो गई है। तेज़ी से वो काम कर रहे हैं जो कि अदालतों का काम है। साकिब निसार के दौर को अब मुकम्मल तौर पर ऐसा लग रहा है कि रिवर्स किया जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कोई दिन नहीं गुजरता कि इमरान खान साहब का कोई बयान उन पर तनकीद का बाइस ना बने। आज फिर बोले, ऐसा ही बयान दिया, क्या है तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सियासत में ये रिवायत रही है कि ओपोजिशन अपना बयानिया पेश करने के लिए जलसे जुलूसों का सहारा लेती है, सड़कों पर आती है, मार्च करती है और हुकूमत अपना मौक़िफ़ पार्लियामेंट में पेश करती है। लेकिन अब मामला इसके बरक्स है। ओपोजिशन पार्लियामेंट में मौजूद होती है, पार्लियामेंट में ओपोजिशन अपने एतराज़ पेश करती है, तनकीद कर रही है, सवालात उठा रही है और इन सब के लिए वो पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में आने के बजाय जलसे जुलूसों में ओपोजिशन के सवालों का जवाब दे रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं। मामला उलट हो गया है। अपोजिशन असेंबली में है और वज़ीर आज़म जलसों में। हालांकि खुद इमरान खान ने इंतखाबात के बाद ऐलान किया था कि वो बरतानवी वज़ीर आज़म की तरह ऐवान में खुद को जवाबदेह बनाएंगे और वज़ीर आज़म की हैसियत से महीने में 2 बार पार्लियामेंट में सवालात के जवाब देंगे। इमरान खान ने कहा कुछ और था और कर कुछ और रहे हैं। पार्लियामेंट में जो बात होती है उसका जवाब जलसों में मिलता है और इस जवाब के लिए जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो पार्लियामेंट में तो क्या, जलसों के लिए भी मुनासिब नहीं है। मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए तो क्या, किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज वाना में जलसे के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए उन्हें साहिबा कहकर पुकारा। भरे मजमे में वज़ीर आज़म ने तकरीर की, मीडिया ने नशर किया, दुनिया ने देखा और सुना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमात के सरबराह को बिलावल भुट्टो साहिबा कहा और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस स्टेटमेंट का दिफा भी किया। क्या कह रहे थे वज़ीर आज़म? दरअसल मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। मैं मेहनत करके आया था। नाम मुझे कोई सी जनरल जलानी ने मुझे उठा के तो वजीर आला बना दिया था। इसलिए मैं सारे पाकिस्तान को आज कहना चाहता हूं, मुतमईन हो जाओ, मैं इन सब का इंशाल्लाह कट्ठों का मुकाबला करूंगा। उम्मीद थी कि ये माजी की बहुत सारी बातों की तरह एक स्लिप ऑफ टंग होगा, मगर तकरीर किए हुए 6 घंटे हो गए। ऐसी कोई तरदीद इमरान खान या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आई। वैसे भी इमरान खान बिलावल भुट्टो के नाम के साथ साहिबा कहकर रुके, लोगों ने तालियां बजाई, शोर मचाया, फिर वो आगे बढ़े, जिससे ये बात वाज़ेह है कि उन्हें पता था कि वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान को अगर बिलावल भुट्टो पर तनकीद करनी थी तो करते, वो इनके सियासी मुखालिफ हैं, उनके बयानात पर, उनकी तनकीद पर उनका जवाब देते, मगर बराह रास्त तनकीद करते, उनकी तज़हीक के लिए साहिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये एक जहनीत है जो समझती है कि औरत को मर्द से तशबीह दे दो तो ताकत और इज्जत, जबकि मर्द को औरत से तशबीह दे दो तो कमज़ोरी जाहिर होती है, बेइज्जती हो जाती है। ये अलमिया है कि हमारे माशरे में ऐसी सोच जिंदा है जो लफ्ज़ औरत, खातून, साहिबा को शायद तज़हीक की अलामत समझते हैं, लेकिन लफ्ज़ साहिबा कमतरी की अलामत नहीं है। ये किसी को नीचा दिखाने या उसको छोटा जाहिर करने के लिए भी नहीं है। ये लफ्ज़ किसी को शर्मिंदा नहीं करता, ये लफ्ज़ किसी को छोटा नहीं करता। ये लफ्ज़ मोतबर है, इज़्ज़त की अलामत है। ये लफ्ज़ ख़वातीन के नाम के साथ जुड़ता है, उन्हें इज़्ज़त से मुखातिब करने के लिए। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को साहिबा कहा। लफ्ज़ साहिबा इस्तेमाल करने से बिलावल भुट्टो की तज़हीक हुई या ख़वातीन को कमतर ज़ाहिर किया गया। शर्मिंदा किसे होना चाहिए, जिसे साहिबा कहा जाए या जो लोग साहिबा, खातून, मोहतरमा, औरत लफ्ज़ को किसी मर्द की तज़हीक के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्द लफ्ज़ को फ़ख्र, तकब्बुर और बढ़तर समझते हैं और कहते हैं मर्द बनो, मर्दानगी दिखाओ, मर्द हो तो सामने आओ, मुकाबला करो, नर का बच्चा, मर्द का बच्चा। ऐसे कई जुमले हैं जो मर्द की मजबूती या कमज़ोरी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी मर्द को नीचा दिखाने के लिए कहे जाते हैं। और ये भी कहा जाता है चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ये तो औरत है, औरतों की तरह बात ना करो। ऐसे अल्फाज
इमरान खान से पहले परवेज़ मुशर्रफ भी बिलावल के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। गली मोहल्लों की लड़ाई में जब लोग तहजीब की पटड़ी से उतरते हैं तो ऐसे जुमले सुनने को मिलते हैं, और ये बात वहाँ भी गलत है। लेकिन ऐसे सियासी लीडर से उम्मीद नहीं की जा सकती जो मुल्क का वजीर आज़म हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार रहा हो, क्रिकेट टीम का कप्तान रहा हो, वर्ल्ड कप जीत के आया हो, पाकिस्तान की पहचान रहा हो। लोग उस जैसा बनना चाहते हों, उसे सुनना चाहते हों, उसकी तरह बात करना चाहते हों, सुनकर उसकी बातों पर अमल करना चाहते हों और उसकी पैरवी करते हों, उस पर भरोसा करके दिल खोलकर अतियात देते हों, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से कैंसर का एक अस्पताल बनाया हो अपनी माँ के नाम पर, शौकत खानम साहिबा के नाम। इजाज़त दीजिए।